नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स की अप्रैल महीने की जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स श्रृंखला को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है जो है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में जो है कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी प्रथम में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। ठीक है, इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ क्रमशः जो है दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तमिलनाडु और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि प्रियंका मोहित नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक, प्रियंका मोहित जो है नेपाल की किस सतह को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, यानी ये जो है नेपाल की किस चोटी पर चढ़ी। तो इसका जो ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है माउंट अन्नपूर्णा और चौथा ऑप्शन है मकालू एवरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है तीसरा आंसर माउंट अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली जो प्रियंका मोहित है वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दुनिया की जो माउंट अन्नपूर्णा चोटी है वो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रियंका मोहित ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहित भारत की पहली महिला बन गई हैं और माउंट अन्नपूर्णा जो समूह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में जो है स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 8000 मीटर यानी 2600 फीट से अधिक है। एक चोटी शामिल तथा इसमें 7000 मीटर से लेकर के से अधिक 13 चोटियां हैं और 6000 मीटर से अधिक 16 चोटियां इस पर्वत श्रृंखला में जो है हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो ऑप्शन एक है 102वां, ऑप्शन 2 है 142वां, ऑप्शन सी है 132वां और ऑप्शन जो चौथा है 152वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा ऑप्शन जो है 142वां जो है स्थान जो है मिला। इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर बना है और इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो सबसे ऊपर है। इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। ठीक, चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का चौथा प्रश्न है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा।
तो इसका जो है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में इस साल जो है कुल 115 देशों की लिस्ट बनाई गई, उसमें पहला स्थान किसे मिला? तो ऑप्शन एक है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा रूस और चौथा स्वीडन। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है चौथा जो है स्वीडन। ठीक, भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है। अब अगर आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में जो है भारत किस स्थान पे है, तो भारत 87वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, भारत जो है 87वें स्थान पर है। और यह सूचकांक जो है विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नज़र रखता है। सूचकांक के शीर्ष 10 देश में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं। सूची में स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि नार्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक, अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो इसका ऑप्शन एक है 10 जनवरी, ऑप्शन 2 है 15 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल और चौथा है 12 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो विश्व भर में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया से इसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने के लिए संकल्प लिया जाता है। और पृथ्वी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जो है जागरूक बनाना। ठीक, आज का जो छठा प्रश्न है वो यह है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा जो है रूस, दूसरा ऑप्शन रूस है। ठीक, तो इसके बारे में और चीज़ देखते हैं। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने का योजना बना रहा है। ठीक, रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का जो है अध्ययन करेगा। ये चंद्रमा पर जो बर्फ जमी हुई है उसके बारे में यह अध्ययन करेगा, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है जैसे। ठीक, इसके बाद में जो सातवां प्रश्न आज का है कि इटली ने जो है हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएं शामिल हैं? ठीक, तो इसका जो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला ऑप्शन भारत। ठीक, तो इसके बारे में और चीज़ देख लेते हैं। इटली ने जो है हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है। ठीक, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं और यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना को जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कृषि और उद्योग के बीच इंटरकनेक्शन विकसित करना है। ठीक है, साथ ही साथ इस परियोजना का जो उद्देश्य है, यह परियोजना जो है क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक, इसमें आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यह परियोजना किसके लिए है, तो यह परियोजना जो है कृषि और उद्योग के बीच इंटरकनेक्शन को विकसित करने के लिए है। ठीक, अगला प्रश्न है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 20 जनवरी, दूसरा है 15 मार्च,
तीसरा है 21 अप्रैल और चौथा है 19 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा 21 अप्रैल। ठीक। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जो है 20 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक। इस दिवस का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह यह है कि आम लोगों के लिए नए विचारों का उपयोग करना, नए निर्णय लेने के लिए रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक। ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक। अगला आज का जो 9वां प्रश्न है वो यह है कि किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो रूस है, दूसरा है जापान, तीसरा फ्रांस और चौथा है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर है फ्रांस। ठीक। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक। इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो फ्रांस नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दे दी है। ठीक। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी जो है 5.4 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान किया है। ठीक। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण के खतरे में डालते हैं। ठीक। या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? क्या क्वेश्चन है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है तजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान और चौथा ऑप्शन है जापान। ठीक। तो आपके लिए जो है बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन 1 कजाकिस्तान। ठीक। इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों जो है आलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। ठीक। ये चैंपियनशिप मुकाबले जो है 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर के 18 अप्रैल 2021 को जो है समाप्त हो गए। ठीक। यह जो है 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के लिए जो है महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण पदक और एक रजत और 2 कांस्य पदक हासिल हैं। ठीक। अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय लोक दिवस। ठीक। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन 1 है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च और चौथा ऑप्शन है 20 मई। तो चलिए जो है इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो दूसरा 21 अप्रैल। ठीक है। प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। यह दिन जो है उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश के प्रति देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, देश की नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया? तो पहला ऑप्शन है शिव सुब्रमण्यम रमन, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है अनिल संबल और चौथा ऑप्शन है मोहन कुमार अग्रवाल। तो इसका जो है राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो है वो पहला शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का पद संभाल लिया है। ठीक है। तो इनको जो है कब नियुक्त किया गया? तो 19 अप्रैल 2021 को जो है नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। कितने दिनों के लिए हुई है? 3 साल के लिए हुई है। सिडबी जो है सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। ठीक। रमण जो है वो 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा अधिकारी रहे हैं। ठीक। इसके बाद जो अगला आज का 13वां प्रश्न है वो ये है कि विश्व आवाज़ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक है, मतलब पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 21 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 30 नवंबर। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। ठीक। विश्व आवाज़ दिवस सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है और हर साल जो है यह 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक। यह दिन एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो मानव की आवाज़ की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। ठीक है। इसके अलावा जो है यह मिशन जो है वैज्ञानिकों और अन्य धन्य निकायों के साथ आवाज़ की घटना के उत्साह को साझा करना। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? ठीक है। जो है किस नदी पर जो है रैपिड्स जेटी परियोजना बनेगी, जिसके लिए कुल जो है 110 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है भार्गवी नदी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी, तीसरा ऑप्शन है बुधाओलंगा नदी और जो चौथा ऑप्शन है धामरा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा ऑप्शन धामरा नदी। उड़ीसा में धामरा नदी पर जो है 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से जो है सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते थे उसमें जो है जल मार्ग से महज 1 घंटा का ही समय लगेगा। ठीक। इतनी जो है 5 घंटे की समय की बचत होगी। ठीक। मंत्रालय ने यह कहा है कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी अवसर प्राप्त होगा और तलचुआ से जो है धामरा तक की सड़क मार्ग की जो 200 किलोमीटर की दूरी जो है उसको कम कर देगा। ठीक है। 200 किलोमीटर दूरी जो है वो कम करेगा। इसके बाद आज का जो है 15वां क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन एक है 12 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 17 अप्रैल, तीसरा है 15 मार्च और चौथा 20 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा 17 अप्रैल। ठीक। विश्व भर में हर साल जो है 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक। हीमोफीलिया जो है रक्त से जुड़ी हुई एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है।
विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। इसे जो है वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्ट्रॉबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस एक तो सीधे सीधे कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? तो 1989 में। इसके बाद एक अगला और क्वेश्चन है कि यह किसके जन्मदिन के उस अवसर पर या किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये होगा कि इसे जो है वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया यानी WFH के संस्थापक फ्रैंक स्ट्रॉबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है स्वीडन और चौथा है भारत। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा स्वीडन और चौथा भारत। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा स्वीडन। ठीक है, फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में कुल जो है 110 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर रहा। ठीक, इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान है। वहीं इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। ठीक है, यह रैंकिंग किसके आधार पर की गई है? इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्यता मतलब किस तरीके से है, और प्रासंगिकता मतलब इसकी कितनी ज़रूरत है, और तत्परता ठीक के आधार पर की गई है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्नलिखित में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता लिया? तो इसका जो पहला ऑप्शन है विनेश फोगाट, दूसरा ऑप्शन है गीता फोगाट, तीसरा है साक्षी मलिक और चौथा है रितु फोगाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन एक जो है विनेश फोगाट। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेन हांसान हसी को जो है 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद पूरी तरह से चित कर दिया। ठीक, इस प्रतियोगिता में ताइपे के इस खिलाड़ी पर जो है विनेश की यह दूसरी जीत है। ठीक है, विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है और वो हरियाणा के भिवानी ज़िले से आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो ये है कि किस देश की प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक, तो पहला ऑप्शन है हैती, दूसरा है इराक, तीसरा है ईरान और चौथा है अंगोला। तो अब जो है इसमें कि किस देश की प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस तरीके से, या इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जोसेफ जूथ जो है किस देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक, तो इसके लिए जो है ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन हैती, दूसरा है इराक, तीसरा ईरान, चौथा अंगोला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन एक हैती। हैती के प्रधानमंत्री ने जो है जोसेफ जूथ अपने पद से इस्तीफा दे दी है। वो जो है 20 मार्च वो जो है मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं हैती के, जो
जोवेनल मेसी ने जो है नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए हैं और क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। ठीक, आज का जो है 19वां प्रश्न है कि भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है चौथा, फ्रांस। ठीक, इसके बारे में देखते हैं और चीज़ें। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की जो है अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत जो है भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 की महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंध के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है व्हाट्सएप, चौथा है लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन फेसबुक। ठीक, इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो फेसबुक ने संवहनीयता उपायों के तहत भारत में 100% नवीनकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्लीनमैक्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने जो है 15 अप्रैल 2021 को एक बयान में जो है कहा कि समझौते के तहत फेसबुक और क्लीनमैक्स पवन तथा सौर परियोजनाएं तैयार करेगा जो भारत में बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की पूर्ति करेगा। इस समझौता के तहत कर्नाटक में 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू किया जाएगा। ठीक, तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।